इन साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य आधारित विविध प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि कालक्रम की दृष्टि से इनमें से कौन सा पुराना कवि है, तो वह हैं विद्यापति जो आदिकालीन कवि हैं। बाकी सूरदास, तुलसीदास भक्तिकालीन हैं और बिहारी रीतकालीन कवि हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के अनुसार हम प्रारंभ करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य दिया है कि तुलसीदास को नाभादास कलिकाल या वाल्मीकि कहते हैं। तुलसीदास को नाभादास या कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। विद्यापति को मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि रंजन, कुछ कवि पंचानन, जातीय कवि तथा अपर रूप का कवि भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास की रचना सूरसागर को स्त्री जाति का विशाल काव्य कहते हैं। बलदेव उपाध्याय बिहारी को दोहों का बादशाह कहते हैं। बिहारी को भारत का थॉम्पसन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। यहाँ पे देखेंगे, हिंदी जाति की अवधारणा डॉक्टर रामविलास शर्मा की एक मौलिक अवधारणा है। उनकी सभी स्थापनाओं में से यह स्थापना सर्वाधिक विवादग्रस्त रही है। अपनी इस स्थापना में जाति शब्द का प्रयोग नेशन, राष्ट्र के अर्थ में करते हैं। इस अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। उसके बाद कार्तिक प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी किया, जिसकी चर्चा करते हुए रामविलास जी लिखते हैं कि हिंदी में तथा भारत की अन्य भाषाओं में जाति शब्द पेशेवर बिरादरी यानी कास्ट या नस्ल और कौम के लिए प्रयुक्त होता रहा है। कौम के लिए उसका प्रयोग अपेक्षाकृत नया नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जाति संगीत नामक निबंध में प्रदेशगत जाति के संगीत की चर्चा की थी, किसी पेशेवर बिरादरी के संगीत की नहीं। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित जनवरी 1902 की सरस्वती में कार्तिक प्रसाद के लेख का शीर्षक था महाराष्ट्रीय जाति का अभ्युदय, यानी जाति और साहित्य के संबंध में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वर्ष 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के कानपुर अधिवेशन में कहा था, किसी जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता आपको दिखाई पड़े, आप यह निश्चित समझिए कि वह जाति असभ्य किंवा अपूर्ण सभ्य है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है, उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। रूपों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह किसको कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। बच्चन की अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं कि रूपकों का बादशाह गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रूपक सादृश्य मूलक होता है, पर इसमें विसादृश्य भी होता है। विसादृश्य पर सादृश्य के आरोप में कल्पना की आवश्यकता के साथ अवधारणा की जरूरत होती है। अवधारणा विसादृश्य में निहित होती है। इसके लिए मानस की अयोध्या कांड
का कैकई, रोष, तरंगिणी, ठाडी और कवितावली की लंका दहन के रूपक देखे जा सकते हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक से फारसी शब्द में एक टीका लिखी गई, जिसका टीकाकार हैं, तो उसके टीकाकार हैं आनंदी लाल शर्मा। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका आनंदी लाल शर्मा ने लिखी है। अन्य महत्वपूर्णतः सूरती मिश्र ने बिहारी सतसई पर टीका अमर चंद्रिका नाम से तथा लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका नाम से लिखी है। अगला है निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिनु जिनु भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कुसूल। कविता किस पत्र में छपी थी? तो ये छपी थी हिंदी प्रदीप में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग के समक्ष दिए गए पद्यबद्ध भाषण में स्वभाषा और स्वराष्ट्र के प्रति दायित्व बोध और प्रेम फूट पड़ा। उनकी यह भाषण हिंदी प्रदीप में छपी थी। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? तो ये है शिवाजी से। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। ये कई राजाओं के आश्रय में रहे। कहा जाता है कि भूषण शिवाजी के यहाँ कुछ दिनों तक रहकर अपने घर लौटते समय महाराजा छत्रसाल के दरबार में गए। इन्हें शिवाजी का राजकवि समझकर महाराजा छत्रसाल ने इनका बड़ा आदर किया और यथोचित सम्मान करने के लिए विदा करते समय इनकी पालकी को कंधा लगाया। भूषण यह देखकर पालकी से कूद पड़े और उनकी प्रशंसा में शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को कविता पढ़ा। स्पष्ट है कि यहाँ शिवा का अर्थ शिवाजी है। यह प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो ये ली गई है श्रद्धा भक्ति से। यह प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति से ली गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंधों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। भाव विभोर या मनोविकार। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार हैं। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। कविता क्या है? नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। भिन्न भिन्न विधा और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। करुणा सेंत का सौदागर नहीं। करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अपना दुख नहीं। क्रोध क्या है? दंड कोप का ही विधान है और बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो अधैर्य का कवि दिनकर को कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व उन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता था, किंतु स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्र कवि कहलाए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु कथा की विशेषता है? तो लघु कथा की विशेषता है, लघु कथा का ताना बाना किसी एक मर्मांतक बिंदु पर केंद्रित होता है और यह आकार में लघु होती है। अधिक तीक्ष्ण दृष्टि और सूक्ष्म मानवीय संवेदना लघु कथा के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कथा का गहन और सूक्ष्म चयन, उनकी उत्पत्ति अभिव्यक्ति उसे मानवीय संवेदना से जोड़ती है और उसकी निष्पत्ति उसे अतिरिक्त महत्व दिला जाती है। लघु कथा का आकार की दृष्टि से लघु होना उसके विशिष्ट शिल्प विधान का अनिवार्य परिणाम है। अतः विकल्प डी लघु कथा की विशेषता समाहित है। यहाँ दिया है, उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। तो यहाँ सीधा हम विकल्प पर ही चलते हैं। विकल्प यहाँ दिया है डी, कह रहा है कि उपन्यास कहानी का लघु संस्मरण होता है। उपन्यास कहानी का लघु संस्मरण होता है और कहानी उपन्यास का 10वां भाग है। कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। यानी ये डी विकल्प आपका नहीं के अर्थ में दिया है, कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है। बाकी कथन आपके सही हैं। उपन्यास में कथन होता है, कहानी में अनिवार्य नहीं। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। उपन्यास में अनेक स्थलों एवं वृत्त्यात्मक वर्णन मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर उसका विषय निरूपण है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर उसका विषय निरूपण होता है। कहानी लघु आकार की होती है, जबकि उपन्यास काफ़ी विस्तृत होता है। कहानी में प्रायः किसी मनोदशा या एक घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में समग्र मानव जीवन से संबंधित विविध घटनाओं का समावेश होता है। अनुकरण सिद्धांत की प्रणेता हैं, तो इसके प्रणेता हैं अरस्तु। अनुकरण का सिद्धांत थ्योरी ऑफ मिमेसिस प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु का बहुचर्चित सिद्धांत है। अरस्तु के अनुसार कलाकार 3 प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण कर सकता है, जैसी वे थी या है, जैसी वे कही या समझी जाती है और जैसी वे होनी चाहिए। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? तो वह है काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। बाकी ये तीनों है। कविता जगत की अनुकृति होती है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में यह कथन नहीं है, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। वस्तुतः अरस्तु काव्य को प्रकृति का अनुकरण मानते हैं। अरस्तु के अनुसार कविता जगत की अनुकृति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो अरस्तु हैं। विरेचन संबंधी अपनी अवधारणा अरस्तु ने त्रासदी के संबंध में दी थी, क्योंकि
प्लेटो ने त्रासदी पर ही यह आरोप लगाया था कि वह मनुष्य की हीन भावनाओं को उद्बुद्ध कर उसे कमज़ोर बनाती है, इसलिए यह मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर है। इसी मान्यता का खंडन करते हुए अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत दिया। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रिचर्ड। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक रिचर्ड हैं। रिचर्ड ने पाश्चात्य काव्यशास्त्र और आलोचना में मूल सिद्धांत संप्रेषण सिद्धांत का काव्य भाषा सिद्धांत दिया है। रिचर्ड्स की पुस्तकें मीनिंग ऑफ द मीनिंग, द फाउंडेशन ऑफ द एस्थेटिक्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलॉसफी ऑफ रेटारिक, साइंस एंड पोएट्री। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था विचार वीथी नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोवैज्ञानिक एवं साहित्यिक विषयों पर बहुत से उच्च कोटि के निबंध लिखे। ऐसे निबंधों का एक संग्रह विचार वीथी और दूसरा चिंतामणि के नाम से प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी जब विचार वीथी के बाद अपने निबंध संग्रह के नाम के लिए चिंतित थे तो उन्होंने पंडित जी से नामकरण संस्करण के लिए कहा। पूछते ही पंडित जी चट बोल उठे, पायूं नाम चार उर करते न खसई हो। शुक्ल जी उछल पड़े और इस चिंतामणि नाम से शुक्ल जी का चिंतन और रगात्मिका वृत्ति दोनों का मेल तो हुआ ही, उनके श्रद्धेय कवि तुलसीदास का भी समावेश हो गया, जिनकी आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांतों का भवन खड़ा किया। अतः स्पष्ट है कि चिंतामणि ही पूर्व नाम से विचार वीथी थी। किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? तो इसकी मान्यता है लोजाइनस। पाश्चात्य काव्यशास्त्री लोजाइनस की मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। इनकी प्रमुख पुस्तक ऑन द सबलाइम यानी प्यूसुस है। पश्चात समीक्षक और पुस्तकें हैं मैथ्यू आर्नल्ड, इसेज इन क्रिटिसिज्म, प्लेटो, इयोन एलियट, द वेस्टलैंड, क्रोचेच, एस्थेटिक। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है तो ब्रह्मरंध्र है। भ्रमर गुफा जिसके अंतर्गत हठ युग आता है, इसका दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र भी है। कूटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्ति किस निबंधकार की है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपयुक्त पंक्तियाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चर्चित निबंध संग्रह कूटज की इसी शीर्षक युक्त निबंध से उद्धृत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध हैं अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कल्पलता, साहित्य सहचर, विचार और वितर्क, आलोक पर्व। निबंध हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौराया गए, शीर्ष के फूल, मनुष्य की सर्वोत्तम
कृति साहित्य और साहित्य की नई मूल्य, विश्व भाषा हिंदी, कुटच देवदारू, हिंदी को पंजाबी की देन। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब